नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम किसी भी ऐसी व्यक्ति या संस्थान से आपको अवगत कराते हैं जो झारखंड में किसी नई दिशा में काम कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी संस्था से जिसका नाम दीपशिखा है, जो दिव्यांगजनों के लिए हमारे झारखंड में काम कर रही है। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। प्रमोद जी 23 सालों से दीपशिखा संस्था में कार्यरत हैं और ये दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं प्रमोद जी से और जानते हैं कि दीपशिखा क्या कर रही है, संस्था का क्या काम है यहाँ पे। जी। दीपशिखा, जैसा कि आप लोग नाम से परिचित हैं, दीपशिखा का पूरा नाम है दीपशिखा बाल विकास एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। और हमारी जो संस्थान है 17 जुलाई 1988 से हम लोग मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जी। जब झारखंड और बिहार दोनों एक प्रदेश था जी। तो दीपशिखा एक ऐसी संस्था थी जिन्होंने इस मुकाम को शुरुआत किया। जी। और दीपशिखा के पास उस समय कोई विज़न नहीं था क्योंकि बच्चे नहीं थे। जी। जैसे आज आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग लोग आइडेंटिफाइड करके रखे हैं, डॉक्टर्स को मालूम है, लेकिन उस समय का परिस्थिति जो है बहुत अलग था। उसके बावजूद भी दीपशिखा ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम ऐसे बच्चे के लिए काम करेंगे जो सबसे ग्रास रूट लेवल, सबसे निचले स्तर पे हैं। जी। और इस बीड़ा को उठाने का काम हमारी जो मेंटर हैं डॉक्टर अलका निज़ामी, उन्होंने उठाया। और चूँकि उनके घर में एक बच्ची भी थी जिससे वो प्रेरित हुई कि भाई इस बच्ची को हम आगे रिहेबिलिटेशन के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम और लोगों के लिए काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सेवा का लाभ उठा सकें। और इस तरह से दीपशिखा की शुरुआत हुई। जी जी। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया दीपशिखा के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या प्रेरणा थी दीपशिखा की शुरुआत होने की। यहाँ आपने सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि अलग अलग प्रकार के दिव्यांगजन होते हैं, उसके विषय में थोड़ा बतलाइएगा। और दीपशिखा किन दिव्यांगजनों के साथ काम कर रही है उसके बारे में बताइएगा। जी। जैसा कि पहले का कानून था जी, जिसको बोलते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांगता अधिकार कानून 2005 1995। जी। तो 1995 का जो कानून था उसके तहत 7 प्रकार की दिव्यांगता को उसमें शामिल किया गया था। जी। लेकिन सरकार ने एक नया कानून लेके आया 2016 में, जिसके अनुसार से 21 प्रकार की दिव्यांगता को इसमें शामिल किया गया है। जी। जिसमें से 7 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी पे हम लोग काम करते हैं, जी। जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से संबंधित रखते हैं। मतलब जिनकी बौद्धिक क्षमता प्रभावित हो, या जिनको सेरेब्रल पॉल्सी हो, या जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर है। ये अलग अलग तरह का नाम है, दर्शकों को शायद नाम नया लग सकता है कि कभी वो सुने नहीं हो। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं कि जैसे सबसे पहले हम लोग मानसिक मंदता पे काम करते हैं, जिसका अब नया नाम हो गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा अगर 5 साल का है तो उसका बुद्धि जो है 5 साल का होना चाहिए सामान्य रूप से, लेकिन जब बौद्धिक दिव्यांग बच्चे की हम बात करते हैं तो उसकी बुद्धि 2 साल, 3 साल, 6 महीना इस तरह की होती है। और वो 6 महीना और साल भर जैसे जो क्रियाकलाप है उसको वो करता है। तो इस तरह के बच्चों का काम के साथ काम करना हमारी पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा हम सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों के साथ भी काम करते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जन्म से ही हाथ में या पाँव में, या हाथ या पाँव दोनों में, ठीक है, कड़ापन आ जाता है, या बहुत ये फ्लेक्स होता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, या कोई हाथ काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह के बच्चे को सीपी बोलते हैं। अगर किसी के फैमिली में इस तरह का बच्चा है जिसका एक हाथ में प्रॉब्लम हो, वो कमज़ोर हो या बहुत कड़ा हो, या एक हाथ या पाँव में हो, तो इस तरह के बच्चे के लिए हम लोग यहाँ पे सेवाएं प्रदान करते हैं। जी। उसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर, ये भी बहुत नया नाम है। यूएस वगैरह में तो इसकी शुरुआत काफ़ी 40-50 साल पहले हो गया था, लेकिन हमारे देश में अभी 10-15 साल से इस डिसेबिलिटी पे काम हो रहा है। ये बहुत यूनिक डिसेबिलिटी है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है
उस समय इसकी पहचान नहीं हो पाती है। उस समय एकदम नॉर्मल होता है बच्चा। नॉर्मली वो जिस तरह से बच्चे का स्पीच का डेवलपमेंट होता है वो इसमें होता है, बच्चे का जो बुद्धि का विकास होना है वो होता है। लेकिन जैसे ही 2 साल का हो जाता है बच्चा, उसके बाद उसके अंदर में कुछ ऐसा क्लिनिकली फीचर्स स्टार्ट होता है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि ये बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित है। उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि आँख से आँख मिलाने का काम जो है वो कम कर देता है। जैसे हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करते हैं, लेकिन एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो बच्चा है वो आँख से आँख मिलाना जो है धीरे धीरे कम कर देता है। कोई ऐसा बात बोलेगा जिसको बार बार वो रिपीट करेगा, रिपीटेशन होता है वर्ड्स का। अगर हम कुछ बोल रहे हैं और वो बच्चा उस बात को सुन रहा है, उसी बात को वो बार बार दोहराता है कि जैसे हमें खाना खाना, ये गिलास पानी दो। जस्ट आप एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर आप बच्चे को बोलते हैं बेटा एक गिलास पानी दो, तो वो भी रिपीट करेगा कि एक गिलास पानी दो। ठीक है। उसका सोशलाइजेशन बहुत पुअर होता है, बहुत इन द सेंस कि घर में अगर कोई लोग आते हैं तो उनसे वो मिलना भी नहीं चाहता है और वो अपने आप में खोया रहता है। तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत प्रभावित होता है। तो इस तरह से कोई अगर इस तरह का बच्चा है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे सेवाओं को प्रदान करते हैं। उसके अलावा 2020 से हम लोगों ने डेफ ब्लाइंडनेस पे काम शुरू किया है। ऐसा व्यक्ति जो कि देखने में भी प्रॉब्लम है और सुनने में भी प्रॉब्लम है, तो डेफ ब्लाइंड का जो व्यक्ति होता है तो उनके साथ काफ़ी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। चैलेंजेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको सिर्फ टच करके आप सिखा सकते हैं। मतलब उनके पास कोई माध्यम नहीं होता है एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब। ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और अभी तक दीपशिखा में हम लोगों ने 8,500 से ज़्यादा बच्चों को अपने आउटडोर क्लिनिक में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उसके अलावे हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, 150 बच्चे के आसपास हमारे दोनों सेंटर्स में आते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इस तरह से हम लोग सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बतलाया कि किस किस प्रकार के लोग होते हैं, दीपशिखा किन लोगों के साथ काम कर रही है। हमको थोड़ा ये समझाइएगा प्रमोद जी कि जो आप शिक्षा भी प्रदान करते हैं ऐसे बच्चों को, वो कैसे करते हैं और किस तरीके की रिसोर्सेज आप उपलब्ध कराते हैं वैसे बच्चों को, किस प्रकार से उनकी जर्नी चलती है? सबसे पहले एक बच्चे की जर्नी हम बताते हैं जी। कि जब बच्चे में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो बहुत बार डॉक्टर्स ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। वो जो बीमारी उनको समझ में आता है उसके अनुसार से वो मेडिसिन देते हैं जी। और फर्दर उसके साथ जो थेरेपी और एक्सरसाइज ये सब जो होना है वो शायद उस तरीके से नहीं बता पाते हैं जिस तरीके से उस समय उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद जब समय गुजरते जाता है, डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं, फिर समय गुजरते जाता है, तो किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट का जो एज है वो जन्म से लेकर के 6 साल तक का है जी। 6 साल तक का जो उम्र होता है उसमें बच्चे में लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। 80% तक विकास जो है 6 साल तक की उम्र तक हो जाता है, जो 18 साल तक की उम्र तक ये चलता है। इसको हम लोग डेवलपमेंटल एज बोलते हैं, विकासात्मक अवधि। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट समय था बच्चे के जीवन का वो उस डॉक्टर को दिखाते दिखाते उनका समय चला जाता है। फिर जब उनको पता चलता है कि एक संस्था है जो इन बच्चों के लिए काम करती है, हमारे पास वो लेके आते हैं, या बहुत बार जो डॉक्टर्स हैं उनको मालूम है तो वो हमको रेफ़र करते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चे आते हैं तो हम लोग एक पूरी केस हिस्ट्री करते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के समय में क्या दिक्कत हुआ, जन्म से पहले का क्या दिक्कत हुआ, क्यों बच्चा जन्म लिया, ये हम लोग समझने का कोशिश करते हैं ताकि हम लोग दूसरे को बता सकें कि भाई ये काम आप न करो, जिससे किसी के घर में बच्चा जो है स्पेशल नीड वाला जन्म ना ले, स्वस्थ बच्चा जन्म ले। ये हम लोग हमेशा सोचते हैं। तब
जब वो लेके आते हैं फिर हम लोग पूरी हिस्ट्री करते हैं, पेरेंट्स से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हुआ उनके जीवन में जब हमारे पास आया। उसके बाद हम लोग उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि ये बच्चा जो है बाकी बच्चे से अलग है। किस तरीके से अलग है, उसके लिए हमारे पास एक पूरी टीम है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो पूरी हमारे पास टीम है। ये टीम तय करती है इस बच्चे को किस तरह की सर्विसेज की आवश्यकता है और हम उस सर्विसेज के लिए उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास उसको रेफर करते हैं। ज़रूरत होता है तो हम लोग उनको डॉक्टर से भी दिखाते हैं। बहुत बार कान में प्रॉब्लम होता है, बहुत बार बच्चे का जीभ का जो सटा हुआ होता है उसका वो टूटा हुआ नहीं होता, जिससे बोलने में परेशानी होती है। तो जो भी समस्याएं होती है मेडिकली, उसके लिए हम डॉक्टर्स को रेफ़र करते हैं, लेकिन जो रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना है वो हम लोग करते हैं। और इस तरह से उसकी जर्नी शुरू होती है। फिर जब थेरेपी प्लान उनका होता है, बच्चे के साथ थेरेपी हम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम प्री स्कूल प्रोग्राम में उसको डालते हैं, स्कूल भेजने से पहले प्री स्कूल प्रोग्राम में। और हमारा टारगेट होता है कि बच्चे को हम मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें, नॉट कि दीपशिखा का जो स्पेशल स्कूल है हम उसमें कंटिन्यू करें, मेन स्ट्रीम स्कूल में डालें। और हम लोगों ने प्रयास किया है, बहुत सारे बच्चे को हम लोगों ने मेन स्ट्रीम स्कूल में डाला है और सक्सेसफुली वो पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयास होता है कि वो नॉर्मल स्कूल में जाए, मेन स्ट्रीम स्कूल में जाए। जब वहाँ वो जाते हैं, जाने के बाद जब वहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम आती है, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तब हम बोलते हैं कि आप में हमारे यहाँ आइए, हमारा स्कूल में फिर हम उनको इनरोलमेंट करते हैं और स्कूल में हमारा फिर एजुकेशन उनका स्टार्ट होता है। एजुकेशन स्टार्ट होने से पहले फिर हम लोग उसकी बुद्धि की जांच करते हैं, ये पता लगाने का कोशिश करते हैं कि उसकी IQ कितनी है। इससे हम ये समझते हैं कि ये बच्चा किस लेवल तक जा सकता है। अगर किसी बच्चे का IQ माइल्ड कैटेगरी का है, 50 से 70 के अंदर में है, तो हम लोग ये समझते हैं कि बच्चा जो है 8th तक हम लोग उसको लेके जा सकते हैं, वो एडुकेबल ग्रुप में आता है, उसको हम एडुकेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई बच्चे का IQ 35 से 50 तक जाता है, जिसको मॉडरेट लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम लोग बोलते हैं, तो उस तरह का जो बच्चा है तो वो बच्चे को हम लोग ट्रेनेबल बोलते हैं। दे कैन बी ट्रेंड, उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है जीवन में, जैसे हम और आप जी रहे हैं उस तरह का जीवन वो आराम से जी सकता है। और तीसरा जो कैटेगरी है जिसमें 35 से नीचे जो आते हैं, जिनको सीवियर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी बोलते हैं, और 20 से नीचे को प्रोफाउंड बोलते हैं। तो ये जो दो कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनका जीवन थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, उनको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट बहुत बार जो है सीवियर कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो भी अच्छी ट्रेनिंग से जो है काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बच्चे का IQ टेस्ट करने के बाद ये समझते हैं कि बच्चा किस लेवल तक जाएगा, और पेरेंट्स को भी हम लोग उसी तरह से गाइड करते हैं कि आपके बच्चे में इस तरह का पोटेंशियल है और बच्चा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्कूलिंग होता है। और हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सभी स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड हैं, और ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ 1991 से चल रहा है। जिस समय झारखंड और बिहार एक था, इस ईस्टर्न रीजन में वन ऑफ द इंस्टीट्यूट था दीपशिखा, जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उस समय से चला रही है, और वही जो ट्रेन टीचर हैं इन बच्चों को पढ़ाते हैं। इन बच्चों के लिए अलग से मटेरियल बनाया जाता है, स्पेशल मटेरियल, ताकि वो बच्चे सीख सकें। उनके लिए जो सिलेबस है, उस सिलेबस को उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो बच्चे उस चीज़ को समझ सकें, उसके मेन जिस्ट को समझ सकें। इस तरह से हमारा पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार होता है, और हमारे जो स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं वो बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं। जी प्रमोद जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, क्या जर्नी रहती है बच्चों की। जी। आपने रिसर्च कंसल्टेंसी में भी दीपशिखा काफ़ी काम कर रही है। जी। तो हम एक बार समझना चाहेंगे कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम चल रहा है, किस तरीके की रिसर्च पे दीपशिखा काम कर रही है। प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने काफ़ी किया है। जी। स्टार्ट विथ 2001 जब हम लोग कंसर्न इंडिया ट्रस्ट के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। ये इलाहाबाद का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने दीपशिखा को फंड दिया था। हम उस समय 150 ऐसे
बच्चों परिवार के साथ काम कर रहे थे जी। जो दीपशिखा नहीं आ सकते हैं, घरों में रहते हैं और अपने बच्चे को लाने में कठिनाई है उसको, हम उनके घरों में जाते थे जी। उन बच्चे को प्रशिक्षण देते थे और बच्चे को धीरे 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 उनको मेन स्ट्रीम में हम लाने का प्रयास किए। साथ ही साथ हम पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दिए थे कि पेरेंट्स एटलीस्ट इतना जान जाए कि वो अपने बच्चे को कैसे प्रशिक्षित कर सकता है जी। ये जर्नी हमारा चलता रहा। फिर यूनिसेफ के साथ मिलकर के हम लोगों ने बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है जिसमें उनके जो एमटीसी सेंटर होते हैं, माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, एमटीसी सेंटर में हम और हमारी जो टीम है 5 एमटीसी सेंटर में हम लोगों ने काम किया जी। करीब 150 बच्चों के साथ में। और हम लोगों ने देखा कि जो एमटीसी में बच्चे आते हैं, एमटीसी मतलब जो कुपोषित बच्चे आते हैं जिनको माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, जो जिनका पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण से शरीर एकदम बहुत दुबला पतला हो जाता है, जन्म के बाद भी उनको बहुत अलग अलग तरह की दिक्कतें होती है जी। तो हम लोगों ने जब उन बच्चों को देखा और देखने के बाद हम लोगों ने पाया कि 50 to 60% ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल होने के बावजूद भी डेवलपमेंटली डिलेड है। मतलब उनको 6 महीना में बैठने का जो समय है बैठना चाहिए वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बैठ रहे हैं ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो एक प्रोजेक्ट वो हम लोगों ने किया है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। अभी भी लोग आते हैं, डॉक्टर्स जो एमटीसी के डॉक्टर्स हैं वो अभी भी हमारे यहाँ रेफ़र करते हैं बच्चों को कि ये बच्चा चतरा से है, आप इसको देख लीजिएगा। हमारे यहाँ आया था एमटीसी में, मुझे लगा कि इसको आपके यहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास आते हैं। उसके अलावा एक जो नेशनल ट्रस्ट के बारे में जो हम बता रहे थे कि नेशनल ट्रस्ट एक हमारा प्रोजेक्ट 2001 से चल रहा है जो अभी तक हमारा चल रहा है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमें नेशनल ट्रस्ट से चिट्ठी मिली है कि आप नोडल एजेंसी हो जी। तो नेशनल ट्रस्ट के तहत हम लोगों का काम बहुत बृहत हो जाता है। पूरे झारखंड में हम नेशनल ट्रस्ट के तहत काम करते हैं, जिसमें पहला जो काम है कि जो पेरेंट्स हैं, अब जो पेरेंट्स गुमला में हैं, चतरा में हैं, जो दूर दूर के इलाके में हैं, उन पेरेंट्स के लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। दीपशिखा जैसी संस्था भी वहाँ पे नहीं है। और जब ऐसी संस्था वहाँ पे नहीं है तो वो अपने बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम जो है पेरेंट्स को ही ट्रेंड करते हैं कि इन बच्चों के लिए क्या बेहतर तरीके से प्रशिक्षण हो सकता है। और उनको 3 दिन 5 दिन का हम प्रशिक्षण देते थे, जिसमें उनको ये बताया जाता था कि आपके बच्चे में क्या एबिलिटी है, आपका बच्चा क्या कर सकता है, कैसे उसको आप सिखाएंगे और कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। तो ये भी प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी चला। इसमें हम पेरेंट्स के साथ काम करते थे, प्रोफेशनल के साथ भी हम काम करते थे। जो भी प्रोफेशनल किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में है और डिसेबिलिटी में उनकी उतनी ओरिएंटेशन नहीं है, हम उनको बताते थे कि इन बच्चों के लिए क्या नीड है और क्या करने की आवश्यकता है जो आप बच्चे को दे सकते हैं, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं, उस जिले के पर्टिकुलर जिले के जो बच्चे हैं, उनको सर्विसेज मिले। हम एनजीओ के साथ भी काम करते हैं, जो दूसरे एनजीओ अलग अलग ज़िले में हैं, उनके साथ भी हम काम करते हैं। उनको भी एम्पावर करते हैं कि कैसे आप किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको अपने सेंटर तक लेके आएंगे और कैसे जो सुविधाएं हैं जो उनको मिलना चाहिए, जो थेरेपी मिलना चाहिए, वो आप अपने सेंटर में दे सकते हैं। साथ साथ उसमें एक और है कि गवर्नमेंट के साथ भी हमको काम करना है, सरकार के साथ भी। तो इसके लिए सरकार के साथ हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, वो है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिस कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो है, जिसको समाज कल्याण विभाग कहते हैं, वहाँ के जो प्रधान सचिव हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं जी। और दीपशिखा के अलावे 6-7 लोग जो हैं जो इस क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, उनको भी उसका सदस्य बनाया गया है। और इनकी मीटिंग हम लोग करते हैं और विभाग जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करती है कि भाई इस काम को करना ज़रूरी है, इस काम को आप करिए। तो ये भी काम हमारा अच्छा चल रहा है। उसके अलावे हर ज़िले में एक कमेटी बनाई हुई है जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं उनकी अध्यक्षता में, इसको बोलते हैं लोकल लेवल कमेटी, स्थानीय स्तरीय समिति। ऐसे बच्चे
जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया है। तो जो कि सामान्यतः जो देश का कानून है उसके अनुसार से जब हम 18 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एक देश के नागरिक हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं जी। तो देश का जो कानून है वो सबके साथ लागू है, चाहे वो दिव्यांग व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति। तो वो भी व्यक्ति अब बड़ा हो गया। अब उसके जो पेरेंट्स हैं, जो लीगल गार्जियन 18 साल से पहले थे, अब वो तो नहीं, अब वो लीगल गार्जियन नहीं रहे। वो नेचुरल गार्जियन है बट वो लीगल गार्जियन नहीं है। तो जो पेरेंट लीगल गार्जियनशिप लेना चाहते हैं 18 साल की उम्र के बाद, तो वो लोकल लेवल कमेटी में आवेदन कर सकते हैं और उसकी आवेदन की स्क्रूटनी के बाद वहाँ के जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हम लोग बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उनके हस्ताक्षर से लीगल गार्जियनशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और वो सर्टिफिकेट बच्चे के बिहाफ में जो भी लीगल डिसीजंस लेना है उसके लिए वो ज़रूरी होता है। जैसे बच्चे के नाम से उन्होंने बैंक में पैसा रखा है तो उसको निकालने के लिए, या लोन लेना है उस बच्चे के साथ काम करने के लिए तो उसमें ज़रूरी होता है, या जो भी लीगल डिसीजंस लेने हैं तो उसमें वो लीगल गार्जियनशिप की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोग जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसा कि अभी आपको हम बताए कि 2020 से हम लोगों ने सेंस इंटरनेशनल इंडिया के साथ मिल करके हम लोगों ने प्रोजेक्ट एक शुरू किया है डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए जी। अभी हम 110 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं रांची और रामगढ़ में, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए हमारी जो टीम है वो घर में जा कर के भी काम करती हैं और जो बच्चे आ सकते हैं सेंटर में तो हम उनको सेंटर में बुलाते हैं जी। और सेंटर में हमारी टीम है वो काम करती है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के वेरियस प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं, जिससे हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों को के साथ हमारा रीच हो, बच्चे को एक बेहतर सेवाएं मिले, बच्चा जो है मुख्य धारा से जुड़े और आत्मनिर्भर होकर के जीवन में आगे जा सके। जहाँ तक रिसर्च की बात है तो रिसर्च में हमारी जो डॉक्टर अलका निज़ामी है उनके गाइडेंस में एंड CIP एंड रिनपास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे MPhil एंड PhD का कोर्स होता है, तो वो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हमारे यहाँ होता है और वो सारे स्टूडेंट्स जो है अलग अलग टॉपिक्स में को ले करके रिसर्च वर्क करते हैं। और हमारे यहाँ से जो डॉक्टर अलका निज़ामी मैडम है जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत की, उनके गाइडेंस में ये पूरा रिसर्च वर्क होता है और करीब करीब मोर देन 40 रिसर्च वर्क हमारे यहाँ अभी तक हुआ है और हम लोग आगे भी चाहेंगे कि इसको हम लोग करते रहें। तो हम लोगों ने जो देखा है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। जैसे पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है वो ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे के लिए क्या करना है, क्या सरकार की योजनाएं हैं वो मालूम नहीं है जी। तो इससे बच्चे को मुख्य धारा से वो कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए उनको भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो अपने बच्चे को बेहतर जीवन दे सके। तो इस तरह से हमारा ये काम चल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे को क्या दिक्कतें हैं और वो आइडेंटिफिकेशन में भी उनको बहुत समय लग जाता है। तो प्रमोद जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जब ये सारे काम चल रहे थे तो कई ऐसी परेशानियों का सामना ऑर्गेनाइजेशन को या खास करके आपको करना पड़ा होगा, तो उन परेशानियों को कैसे टैकल किया आपने, उसके विषय में थोड़ा बताइएगा। परेशानियाँ तो हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। संस्था चलाना बहुत आसान टास्क नहीं है किसी के लिए, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में मात्र आपको 4-5 ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जो डेडिकेटली जो है डिसेबिलिटी में ही सिर्फ काम करते हैं जी। बहुत कम संस्थाएं हैं। इसका वजह यही है कि चुनौती से भरा हुआ है। पहली चुनौती कि जो पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स रेफर करते हैं, हम लोग उनको समझाते हैं, बताते हैं, उनको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये बताते हैं कि अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपके साथ बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा और उसका आप टॉयलेट ट्रेंड नहीं है। जस्ट एग्जांपल बताते हैं कि कोई बच्चा अगर बड़ा हो गया और टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं है तो
कितने दिन तक वो बच्चे के पेरेंट्स जो हैं उनका टेक केयर करेंगे। उनको सिखाना ज़रूरी है, ये नीड हम उनको बताते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पेरेंट का प्रोस्पेक्टिव। दूसरा है प्रोफेशनल का प्रोस्पेक्टिव। चूँकि ये फील्ड जो है बहुत नेग्लेक्टेड है। एक तो बच्चे एकदम मार्जिनलाइज्ड हैं और फील्ड भी काफ़ी नेग्लेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं या हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसमें वही लोग आते हैं जिनका कहीं कुछ नहीं होता है जी। अगर हमारे पास अच्छे स्टूडेंट आए, शार्प स्टूडेंट आए, तो इन बच्चों का जीवन और बेहतर हो सकता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अच्छे स्टूडेंट्स को कैसे लाएं। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट नहीं होने से आप वही जो लास्ट कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उसको आप लेके कर रहे हैं, तो उनसे आप कितना आउटकम ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, अब उनके भी रोजगार के अवसर खुल रहे हैं इस क्षेत्र में, तो अब कुछ अच्छे लोग भी आ रहे हैं जी। तो ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है कि संस्थाओं को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और सरकार के तरफ से जो मदद मिलती है उतना समुचित नहीं होता है चलाने के लिए। तो इसके कारण से भी हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और हम लोग लोकल जो डोनर्स हैं उनको हम लोग लेते हैं अपने विश्वास में कि भाई हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, आप हमको सहयोग कीजिए। हम लोग कुछ बाहर के डोनर्स हैं उनको हम लोग संपर्क लेते हैं कि आप कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सहयोग से ये चल रहा है जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना कुछ हमें बतलाया। मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूँगी कि जैसा प्रमोद जी ने हमें बताया कि कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस प्रकार अपने बच्चों का ध्यान रखें। दीपशिखा ऑर्गेनाइजेशन रांची में है, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रीच आउट कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि किस प्रकार अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो बस अब मैं अपने दर्शकों से लेती हूँ विदा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।